उसके पहले मैं नाटक यहाँ बहुत सारा करता था, और बच्चों वाले नाटक नहीं करता था, बड़े जितने दर्पण जैसा एक ग्रुप था और जो दूसरे ग्रुप थे उनके साथ में मैं लखनऊ में काम करता था नाटक में, और जो काम मिले वो करता था। क्योंकि हमारी उम्र के 13-14 साल के लड़के के लिए कोई बड़े रोल नहीं होते थे, लेकिन झाड़ू लगाने से लेकर के और दरी बिछाने से लेकर के और सेट बनाने से लेकर के और लाइटिंग करने से लेकर के सब सारे काम मैं करता था, और इसी बहाने वो सब काम मुझे सीखने का शुरू से मौका मिला। अब जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा एडमिशन हो ही गया, और एडमिशन लेटर गलती से, क्योंकि मैं चुरा के अपनी माँ से, पिताजी से चुराने की ज़रूरत नहीं होती थी, उस चीज़ों को समझते थे और कहते थे, मैं मुझे भी लगता है कि तुम समझ के ही जा रहे होगे, तो तुम जानो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जो तुमने अपने लिए लाइफ चुनी है कि मुझे नाटक करना। लेकिन माँ को बड़ी कंसर्न थी मेरे लिए, तो माँ के हाथ में वो मेरा एडमिशन लेटर लग गया गलती से, पोस्टमैन उनके हाथ में दे के आ गया जीपीओ से। जबकि मैं रोज जीपीओ जाता था कि लेटर आया क्या बता दो, लेटर आया क्या बता दो, तो वो लेटर वो मेरी माँ के हाथ में रख कर चला आया, और माँ ने उसमें एनएसडी की मोहर देखी और खोल लिया। तो अब मेरी माँ ने मुझसे एक बात की कि बेटा अब तुमको एनएसडी जाना ही है, मैं समझ गई हूँ तुम मेरी जिद नहीं मानोगे, तो तुम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ, मगर ग्रेजुएशन कर फिर जाओ। तो मैंने कहा माँ मेरा इंटरमीडिएट में एडमिशन हो गया है, मैं ग्रेजुएशन क्यों करूँ? तो मेरी माँ ने एक बात कही कि देखो तुम्हारे पापा से मैंने मोहब्बत की, शादी की, और मुझे पता था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब मेरे पापा की डेथ हुई 89 में, उस समय मैं 30 बरस का था। उन 30 वर्षों में से 10 वर्ष मेरे पिताजी जेलों में थे। 1/3 ऑफ माई लाइफ। अपनी जिंदगी में और कितना जेलों में रहे तो वही जाने। तो बोले तुम्हारे पापा भी अक्सर जेल जाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो ग्रेजुएट हैं इसलिए उनको बी क्लास मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो बेटा तुम भी कुछ ना कुछ बदमाशी करोगे, बाप की तरह सीधी तरह तो नहीं जियोगे, और अगर तुम भी कभी बाप की तरह जेल गए तो कम से कम बेटा तुमको बी क्लास तो मिल जाएगा। बी क्लास में बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, जैसे एक पत्थर का बेड होता, सीमेंट का बना हुआ, लेकिन ज़मीन पे नहीं सोना पड़ता, बेड पे सोना पड़ता। बेचारे सी क्लास वाले को 1 कंबल मिलता है, बी क्लास वाले को 2 कंबल मिलता है। खाना भी थोड़ा सा बेहतर मिलता है बी क्लास वाले को। तो ये माँ की बात थी कि बेटा तुम ग्रेजुएशन कर लो फिर जाओ, अब जाओ, हमने तुमको तज दिया, मुझे पता है तुम जाओगे। तो इस तरह से मुझे फिर ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ शहर में रुकना पड़ा। तब तक एनएसडी के रूल बंद हो गया कि अब ग्रेजुएशन होने के बाद ही आ सकते, तो ये भी अच्छा हुआ। खैर फिर मेरा एडमिशन हो गया इमीडिएटली तब, क्योंकि यहाँ लखनऊ का आपको पता है कि अक्सर उन दिनों, मैं 70s की बात कर रहा हूँ, सेशंस अक्सर लेट होते थे, कभी यूनिवर्सिटी में आग लग जाती थी, कभी कुछ होते थे, एजिटेशन बहुत होते थे, यूनियंस बड़ी स्ट्रांग थी। तो क्योंकि सेशन एक लेट हो गया तो फिर और समय था अगले साल के इम्तिहान के लिए, तो मैंने एमए फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया इंग्लिश में। लेकिन एमए फर्स्ट ईयर के बीच में एडमिशन हुआ और वो मैं छोड़ करके दिल्ली चला गया, और वहाँ से फिर प्रशिक्षण, फिर आगे जर्मनी में प्रशिक्षण। उसी समय था तो मैंने भारतेंदु नाट्य विद्यालय, जो लखनऊ का बहुत अच्छा ड्रामा स्कूल है, जिसके संस्थापक श्री राज बिसारिया जी प्रोफेसर, अभी पिछले महीने की 16 तारीख को उनका देहांत हुआ है, बल्कि आज भी शायद, आज क्या 15 है, तो पिछले महीने ही उनकी डेथ हुई है। मैं आया था यहाँ पे उनके अंतिम संस्कार के लिए। तो ये मेरी यात्रा है बेसिकली। और फिर वहाँ से लिखना शुरू कर दिया। मैंने लिखता था, तो लिखते लिखते फिल्मों में लेखकों की नए बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हालांकि ज़्यादातर लोग अभिनेता बनने जाते हैं जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में अभिनेता ऑलरेडी मुंबई में, अगर पत्थर मारेंगे मुंबई में आप तो हो सकता है कि वो किसी होने वाले अभिनेता पे गिरे, या वानरी अभिनेता पे गिरे जो अभिनेता बनना चाहता है बेचारा। लेकिन अभिनेता की सीट जो है वो रिलायंस के शेयर की तरह होती है कि 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं तब 6 लोगों को मिलता है। तो वो लाख लोग जो अप्लाई करके वहाँ घूम रहे हैं मुंबई में, उनमें मैं नहीं था। मैं लेखन के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून हूँ। यहाँ जो सबसे ऊपर तस्वीर लगी है सुधीर मिश्रा साहब की, जिन्होंने मुझे अपनी फिल्म ये वो मंजिल लिखने के लिए, ये वो मंजिल तो नहीं लिखने के लिए मुंबई बुलाया, और मैंने उनके साथ काम किया स्क्रीन प्ले पे, और उससे ज़्यादा डायलॉग उसके पूरे मैंने लिखे। और फिर शायद कल सुधीर ने जिक्र किया होगा कि हम दोनों क्योंकि लखनऊ के थे तो हमने यहीं आकर के पूरी फिल्म को शूट की थी, और ये रेस्ट इज एज दे से हिस्ट्री। बहुत अच्छा।
मैं ये आगे जानना चाहता हूँ कि जब आप दिल्ली से मुंबई गए, ये अवसर आपको एक मिल गया सुधीर मिश्रा जी के साथ, लेकिन जो एक शुरू का संघर्ष का काल होता है उसको किस तरह से आपने फेस किया, या केवल ये वो मंजिल तो नहीं, इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग से फिर आगे आसानी से काम मिलने लगे? हाँ, मुझे सच बात यह है कि मुझे मुंबई के वो संघर्ष झेलने नहीं पड़े, इसलिए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से सन 83 में पास करने के बाद में मैं मुंबई नहीं गया। उन दिनों तक ये ट्रेंड शुरू हो गया था कि आप डिग्री लेके निकलते थे और अगले दिन मुंबई की ट्रेन में बैठ के वहाँ पहुँच जाते थे, राजधानी में वही चलती थी उन दिनों। मैं फिल्मों में जाना भी नहीं चाहता और गया भी नहीं। 83 में निकलने के बाद में 83 में निकलने के बाद में मैं भारत भर में घूम घूम करके नाटक करता, और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि ज़्यादातर उनमें से जो घूम घूम के मैंने अपने घुमक्कड़ी के दिनों में जो नाटक किए वो गाँवों में जाकर के किए। अब आप कहेंगे गाँव में कौन नाटक देखने वाला है, गाँव में कौन कैसे नाटक करेंगे आप? तो भैया ये हम शहरी लोगों का दम्भ है, और अधिकतर तो हम भी गांव से आए हैं लेकिन फिर शहर के ही हो के रह गए, वापस नहीं गए, क्योंकि वहां जाकर के हम क्या करें। लेकिन मैं वापस अपने देश के प्रदेश के गांव में गया नाटक करने के लिए, और इसकी राह मुझे एक आदमी ने दिखाई थी जो कर्नाटक में रहता है, और उसका नाम था केवी सुब्बण्णा, और जिन्हें मेगासेसे अवार्ड जैसा अवार्ड भी मिला था। उस आदमी ने जब अपना एमए पास किया कन्नड़ भाषा में मैसूर यूनिवर्सिटी से, तो उसने टॉप किया था अपने कन्नड़ भाषा के सेक्शन में। एक उसका रूममेट था हॉस्टल में, उसने अंग्रेजी भाषा में टॉप किया था, और एक तीसरा उसका मित्र था, उसी हॉस्टल में रहता था, उसने समाज शास्त्र में टॉप किया था। तो इनके वाइस चांसलर साहब ने इन तीनों टॉपर्स को बुलाया और वो अंग्रेजी वाले से पूछा कि बेटा आप आगे क्या करोगे एमए के बाद? तो उसने कहा मुझे डॉक्टरेट करनी है, लेकिन मुझे मैसूर यूनिवर्सिटी से नहीं करनी, मुझे ऑक्सफोर्ड से करनी, और ऑक्सफोर्ड जाने के मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए एमए के बाद आपको पता है, और ये मैं 50s की बात बता रहा हूँ, अर्ली 50s की, 52, 53 की, उन दिनों एमए के बाद में आपको यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाती बाकायदा। तो मैं यूनिवर्सिटी में थोड़े दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपने मुझे नौकरी दे दी यहाँ पे, पैसे इकट्ठे करूंगा और फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तो उनके वाइस चांसलर साहब ने कहा बहुत अच्छा प्लान है, करो। फिर समाज शास्त्र वाले से पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा मैं एक ऐसा अखबार निकालना चाहता हूँ जिसमें एक भी पैसे का ऐड ना आता हो। तो बिना ऐड के तो अखबार चल ही नहीं सकते, बड़े बड़े नहीं चलते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं चलता, ये नहीं चलता। उन दिनों भी साबुन तेल के ऐड आते थे, उन दिनों भी सिलाई मशीन के ऐड आते थे, तो तुम बिना ऐड के अखबार कैसे छाप पाओ? तो बोलो मुझे अपना कंटेंट इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि लोग मेरा अखबार कंटेंट के लिए पढ़े, उन एड्स के लिए ना पढ़े। उसने कहा मुझे तुम्हारी स्कीम कुछ प्रैक्टिकल नहीं नजर आ रही, लेकिन खैर जाओ, ऑल द बेस्ट। फिर उसने कन्नड़ के टॉपर से पूछा, जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, केवी सुब्बण्णा से, कि तुम क्या करोगे? बोले मैं अपने गांव जाऊंगा। गांव जाके क्या करोगे? गांव जाके जितना मैंने अभी तक पढ़ा है वो मैं लोगों को पढ़ाऊंगा। बेटा आगे क्यों नहीं पढ़ते? मैंने आगे पढ़ने की कोई सीमा नहीं, वो तो जिंदगी भर पढ़ूंगा, लेकिन अगर जो कुछ मैं ले करके अभी तक यहाँ बना हूँ एमए करके, वो अगर मैंने लोगों तक नहीं पहुँचाया तो फायदा ही क्या है मेरे होने का? बोले तुम्हारे गांव में तो हाई स्कूल भी नहीं है, मुझे पता है, तो तुम हाई स्कूल खोलोगे? बोले बिल्कुल नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी स्कीम। तो उसका मुझे भी पता नहीं मेरी स्कीम क्या है, लेकिन मैं कुछ करूंगा। खैर वाइस चांसलर साहब ने तीनों को आशीर्वाद दिया। शायद आप वाइस चांसलर साहब को जानते हैं, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शायद वो जो अंग्रेजी का स्टूडेंट था उसको आप जानते हो, जिसका नाम था UR अनंत मूर्ति। तो कन्नड़ के सबसे बड़े विद्वानों में थे और साहित्य अकेडमी के
राष्ट्र की साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो चुनाव जीत के आए थे, भारत भर के लेखकों में चुनाव जीत के आए थे, उससे पहले चुनावों से अध्यक्ष नहीं चुने जाते थे। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो मैं देश छोड़ दूंगा, और देश तो नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन 15 दिन के अंदर दुनिया छोड़ दी थी। दूसरा व्यक्ति जिसने जो समाजशास्त्र का छात्र था, इसे कहा था मैं अखबार निकालूंगा, उसका नाम था पी लंकेश, और उसने लंकेश पत्रिका नाम का एक अखबार निकाला जो अभी तक चलता है बैंगलोर से, और जो अभी तक एक पैसे का ऐड नहीं लेता, और जो अभी तक सच बोलता है, जिस सच बोलने की सजा पी लंकेश को मर गए थे 20 साल पहले, उनकी बेटी गौरी लंकेश को दी गई। गौरी लंकेश पे जो गोली चलाई गई, गौरी लंकेश की जो हत्या की गई, वो उसी वादा जो राधा कृष्णन जी से किया गया था, ये उसकी ये वजह थी। तीसरा आदमी केवी सुब्बण्णा अपने गांव गया और गांव वालों से उसने कहा कि भाई तुम लोग हर साल नाटक करते हो, एक साल रामायण की कथा करते हो, एक साल महाभारत की कथा करते हो, कुछ और भी करते हैं इस बार। तो उन्होंने कहा यार लौके तुम ज्यादा पढ़ लिख के आ गए हो, लेकिन इतना तुमको नहीं पता कि नाटक तो दुनिया में 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो रामायण वाले या तो महाभारत वाले, या तो कृष्ण लीला या तो रामलीला। तो कह रही नाटक तो 20 प्रकार के होते हैं, जैसे वो मैं आपको कल बताता हूँ कैसे। और वो आदमी घर गया और उसने इब्सन का नाटक एक अनुवाद करना शुरू किया। रात भर अनुवाद किया और अगले दिन जाकर के सबको इब्सन का नाटक सुनाया। इब्सन एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं 19वीं सदी के। बच्चों कभी नाम पढ़ना ये, अपने साहित्य के अध्यापक से पूछना ये, और जाके पढ़ाया तो उनका यार ये तो न रामायण है न महाभारत, कुछ और ये तो अद्भुत है, ये इसको क्या कहेंगे कौन सा? उन्होंने कहा ये सामाजिक नाटक। फिर उसने अगले दिन एक और नाटक का अनुवाद किया, नया नाटक फिर जाके सुना। उनका ये क्या है बेटा? उन्होंने ये ऐतिहासिक नाटक है। तीसरे दिन चौथा नाटक सुनाया बटोल ब्रश का। उनका ये क्या है बेटा? ये राजनीतिक नाटक। कैसे उसने प्रशिक्षण का काम अपने गांव में शुरू किया, और उस साल हजारों साल के इतिहास में पहली बार, क्योंकि हजारों साल से भारत के गांव में यही एक चीज होती है, या तो कृष्ण लीला या तो रामलीला। तुलसी ने ये 2 ही चीजें की जो स्थापित किए, तो नागनथैया की जो कृष्ण की लीला थी, और दूसरे बनारस में रामलीला की जो कि राम की लीला थी। अब पहली बार सर वहां पे उन्होंने, मैं बात खत्म कर रहा हूं, पहली बार जो उन्होंने नाटक किया वो बंगला नाटक डीएल रॉय का किया औरंगजेब के बारे में। तो पहली बार कर्नाटक के एक छोटे से गांव में लोगों को औरंगजेब का पता चला, मुगलों का पता चला, मुगल कैसी दाढ़ी रखते थे, वो कैसी टोपी लगाते थे, इसका पता चला। और वो सारी चीजें उनको गांव में ही बनानी पड़ी। वो थोड़ी ना ऑर्डर दे देंगे कि वो यहाँ से चला आएगा दिल्ली से। इस आदमी ने जो गांव में बड़े से बड़ा नाटक करने का दुनिया में जो काम शुरू किया था, उसके साथ जाके मैंने नई भाषा सीखी और गांव में काम शुरू किया, और उनसे ये कला सीख करके मैं भारत के जगह जगह, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, कर्नाटक के, केरला के गांव में मैं 13 साल काम करता रहा। उसके बाद में मैं जब न्योता आया तब मैं आकर के फिल्मों से जुड़ा, तो कुछ अनुभव लेके आया। अभी आपने इब्सन के नाटक की चर्चा की। मेरी जानकारी में है कि आपने बहुत सारे नाटकों का मूल स्रोत से अनुवाद किया है, जिसमें कैंडिडा जैसा नाटक है, बेटर जैसा नाटक है, फास्ट गोएथे का, गेटे का, जिसको हम लोग गेटे प्रायः बोलते हैं, वो है, टर्नडोथ जो शिलर का बहुत मशहूर नाटक है वो है, शेक्सपियर के नाटकों का आपने अनुवाद किया है। तो एज ए थिएटर पर्सनालिटी आपने तमाम सारे इन महत्वपूर्ण नाटकों का अनुवाद किया, उसका मंचन भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपने कॉमर्शियल सिनेमा में भी काम किया है। 3 इडियट्स जैसी बड़ी फिल्में हैं, विश्वरूपम जैसी बड़ी फिल्म है, आक्रोश जैसी बड़ी फिल्म है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कॉमर्शियल सिनेमा और जो थिएटर है, इनके बीच में आपको कभी ये ऐसा लगा कि एक दूसरे पर जब आप स्विच ओवर कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत या कहीं कोई एक अंतर्द्वंद जो भीतर का होता है वो सामने आया हो? देखिए, कमर्शियल इतना बुरा शब्द नहीं है, जैसे कि शायद इसका हम प्रयोग यहाँ इस समय कर रहे हैं कि आपने अच्छा काम भी किया, शेक्सपियर भी किया, फिर आपने कमर्शियल भी किया। शेक्सपियर तो अपने समय का सबसे बड़ा कमर्शियल राइटर था, तो कमर्शियल होना कोई गलत नहीं। और हम सब
कोई भी काम किसी भी चीज के लिए करें, हम समाज को बनाने के लिए कोई काम करें, हम समाज को बर्बाद कर देने के लिए कोई काम करें, हम अपने घर का पैसा उड़ा देने के लिए कोई काम करें, और हम अपने घर में पैसा बना के ले जाने के लिए कोई काम करें, अगर वो मेरे धंधे का आदमी है तो हॉल में लोगों का होना बहुत आवश्यक चीज है। अगर हॉल में लोग ही नहीं है तो मैं किस समाज को सुधारूंगा? अगर हॉल में लोग ही नहीं है तो मैं किस समाज को बिगाड़ूंगा? अगर हॉल में लोग ही नहीं है तो मैं अपना धन किस पे लुटाऊंगा? हॉल में अगर लोग ही नहीं है तो मैं किससे धन कमाऊंगा? तो ये जो कैटेगराइजेशन है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, ऐसा नहीं था कि गोविंद निहलानी जी ने, जब क्योंकि आपने नाम